प्रिय विद्यार्थियों, वे पाठ सेकंड में तर्कशास्त्र में अनौपचारिक तर्क दोषों की अपन चर्चा कर रहे थे। प्रारंभिक दो वीडियो जो है अनौपचारिक तर्क दोषों के संदर्भ में आपको भेज दिया गया है। ये तीसरा वीडियो अनौपचारिक तर्क दोषों के बारे में आपको जो है भेजा जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रासंगिक तर्क दोष की चर्चा करेंगे। कुछ प्रासंगिक तर्क दोषों की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जैसा कि हमने देखा था कि प्रासंगिक तर्क दोष से तात्पर्य क्या होता है कि जब किसी निष्कर्ष को मनवाने के लिए उसके आधार वाक्य प्रासंगिक रूप से प्रयुक्त न करके अप्रासंगिक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, तब तर्क वाक्यों में जो है प्रासंगिक तर्क दोष उत्पन्न होता है। कुछ आर्गुमेंट्स की हमने चर्चा की, जैसे श्रद्धा मूलक है, व्यक्तिपरक तर्क दोष है, अज्ञान मूलक है, दया मूलक है, लोकोत्तेजक है। इन दोषों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब आज इस वीडियो के अंतर्गत जो है अगले जो है तर्क दोषों की हम बात करेंगे। इसमें श्रद्धा मूलक है, उपलक्षण का दोष है, परिवर्तित उपलक्षण का दोष है, मिथ्याकरण है, इनके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है श्रद्धा मूलक तर्क दोष क्या होता है, श्रद्धा मूलक तर्क दोष के संबंध में चर्चा करेंगे। श्रद्धा मूलक तर्क दोष का तात्पर्य क्या होता है कि जब हम किसी निष्कर्ष को अप्रासंगिक रूप से सत्य साबित करना चाहते हैं या उसकी सत्यता को प्रमाणित करना चाहते हैं। किसी निष्कर्ष की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अप्रासंगिक रूप से जब आधार वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो है आपका श्रद्धा मूलक तर्क वाक्य का दोष कब होगा, जब हम किसी निष्कर्ष की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अप्रासंगिक रूप से आधार वाक्य प्रस्तुत करने के लिए श्रद्धेय व्यक्तियों या श्रद्धेय व्यक्तियों के वचनों का प्रयोग हम लेते हैं। या तो श्रद्धेय व्यक्तियों का सहारा लें या श्रद्धेय व्यक्तियों के वचनों का सहारा, श्रद्धेय व्यक्तियों के या जो जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं उन व्यक्तियों के वचनों का सहारा लेते हैं जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, जो हमारे लिए श्रद्धा का विषय भी है और जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उनके वचनों का सहारा लेकर या उनका सहारा लेकर जब हम किसी निष्कर्ष को स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो आर्गुमेंट में जो है श्रद्धा मूलक युक्ति का तर्क दोष होता है। यह तर्क दोष सदैव नहीं होता। यदि हम जो है उनके कथनों के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो यह दोष नहीं होगा, लेकिन सामान्य वस्तुओं के बारे में यदि हम जो है उनसे किसी निष्कर्ष को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, चाहे वो साबुन के क्षेत्र में, चाहे जितनी भी इलेक्ट्रिक वस्तुएं हैं या अन्य चीज़ें, उनका प्रचार या प्रसार या विज्ञापनों के संदर्भ में देखेंगे, यदि उनके द्वारा हम जो है निष्कर्षों को स्थापित करने के लिए उन लोगों का सहारा ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा मूलक तर्क दोष होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर परिस्थिति में जो है यह श्रद्धा मूलक दोष नहीं होता है। यदि उन व्यक्तियों के क्षेत्र में हम कोई चर्चा करेंगे तो वो श्रद्धा मूलक दोष उस समय नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें कि भौतिक शास्त्र के विषय में यदि हम बात करते हैं, न्यूटन की, आर्किमिडीज की, आइंस्टीन के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो वो ऐसी स्थिति में जो कथन या निष्कर्ष स्थापित किया जाएगा उसमें किसी प्रकार का जो है श्रद्धा मूलक तर्क दोष नहीं होगा। नीति या धर्म के क्षेत्र में यदि हम चर्चा करेंगे, गुरु नानक की है, कबीर की है, ईसा मसीह की है, यदि हम उनकी चर्चा करते हैं तो वहाँ पर भी किसी प्रकार का श्रद्धा मूलक दोष की संभावना नहीं है। आचार व्यवहार के संदर्भ में, नीति शास्त्र के क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में यदि हम गांधी के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर जो है श्रद्धा मूलक दोष उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन हम जो है पंखे के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा तैराक का उदाहरण लें, ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों का सहारा लिया जाए, चलचित्र के अभिनेताओं का सहारा लेकर किसी निष्कर्ष को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में श्रद्धेय मूलक दोष उत्पन्न होता है। जो है हम सपोज कीजिए कि अमिताभ बच्चन को जो है पंखे का बारे में या रेफ्रिजरेटर के बारे में या रेजर के बारे में या ब्लेड के बारे में प्रचार करते हुए जो है विज्ञापनों में दिखाया जाता है। यदि उनका सहारा लेकर हम किसी निष्कर्ष को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, वो उस क्षेत्र के ज्ञाता है। यदि खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर की कोई चर्चा की जाती है तो वहाँ श्रद्धा मूलक दोष नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है यदि जो है रेफ्रिजरेटर का प्रचार कर रहा है या पंखे का प्रचार कर रहा है या अन्य वस्तुओं का प्रचार कर रहा है, वो निष्कर्ष जो है उचित नहीं होगा, वो प्रासंगिक नहीं होगा। कोई जो खिलाड़ी है वो यदि साबुन का प्रचार कर रहा है
वो साबुन के संदर्भ में उसका कथन सत्य नहीं होगा। तो अपने क्षेत्र में, चाहे वो अभिनेता का क्षेत्र हो, चाहे खिलाड़ी का क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र में यदि वो कोई कथन करता है तो उसका ज्ञान जो है प्रासंगिक है। परंतु अन्य क्षेत्रों में यदि इसलिए कि वो हमारी श्रद्धा का केंद्र है या वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उसके आधार पर ही किसी निष्कर्ष को मनवाने का प्रयास करते हैं तो श्रद्धा मूलक युक्ति का दोष उत्पन्न होगा। उसके बाद में नेक्स्ट तरक दोष की जो चर्चा की जाएगी वो उपलक्षण का दोष है। उपलक्षण का दोष क्या है कि जब हम किसी चीज को जो है किसी प्रसंग विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में कोई कथन सकते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो है किसी प्रसंग विशेष में या किसी परिस्थिति वश में सत्य है, उसको हम सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास करें, ऐसी स्थिति में उपलक्षण का दोष हो जाएगा। सामान्यीकरण करने का प्रयास करें या सार्वभौमिकीकरण का कि आज जो सत्य है वो कल भी सत्य होगा, इस प्रकार का उदाहरण देंगे। एक परिस्थिति में कोई भी कथन सत्य हो सकता है, उसका हम जो है सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उपलक्षण का दोष हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें कि कल हमने जो खरीदा था वो आज खा रहे हैं, कल हमने जो खरीदा था वो आज खा रहे हैं, कल हमने ताजा फल खरीदे थे वो आज खा रहे हैं। अब देखिए कल के संदर्भ में वो ताजा फल थे, कल के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो वो ताजा फल थे, आज के संदर्भ में वो ताजा नहीं है। कल तो ताजा थे लेकिन आज क्या हो गए, बासे हो गए, पुराने हो गए। तो कल के संदर्भ में तो वो कथन सत्य था, लेकिन हमने क्या कर लिया, सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास किया कि कल जो था वो भी आज भी है। कल ताजा फल थे तो आज के संदर्भ में भी ताजा होंगे। कल हमने कच्ची सब्जियां खरीदी थी, आज भी कच्ची खा रहे हैं। कल की जो ताजा सब्जियां थी, कच्ची सब्जियां थी, कल जो है ताजा थी, आज बासी हो गई। कल वो कच्ची थी, आज हम पकाकर खा रहे हैं। तो सार्वभौमिकीकरण करने में जब गलती करते हैं, ऐसा सामान्यीकरण करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे स्थिति में उपलक्षण का दोष उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कहें कि कल जो है वही आज है। हम साधारण रूप से जो है इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम तो कल भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही, हमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। कल के संदर्भ में आपका कथन सत्य हो सकता है, लेकिन आज के संदर्भ में भी वही कथन सत्य हो, ये संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कल कोई व्यक्ति जो है 20 वर्ष और 6 दिन का था, कल के संदर्भ में जो है 20 वर्ष और 6 दिन का जो कथन था वो सत्य था, लेकिन क्या आज भी वो 20 वर्ष और 6 दिन का ही है? यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जो है वो 20 वर्ष और 6 दिन का नहीं, वरन क्या हो गया, 7 दिन का हो गया। तो कल के संदर्भ में तो वो कथन सत्य था, लेकिन आज के संदर्भ में वो कथन सत्य नहीं है। इसलिए किसी भी प्रसंग में कोई वस्तु जो है सत्य है, यदि हम उसका सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास करेंगे, सामान्यीकरण करके जो है किसी निष्कर्ष को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उपलक्षण का दोष हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दोष जो है वो परिवर्तित उपलक्षण का दोष है। ये दोष उसी का रूप हमें देखने को मिलता है, उपलक्षण का दोष के रूप में हमें देखने को मिलता है, परंतु अविचारित, बिना सोचे समझे हम किसी प्रसंग में कोई वस्तु सत्य है उसका सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास करें। कोई कथन जो है किसी विशेष संदर्भ में सत्य है और उसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं, विचारित रूप से बिना विचार करें उसका सामान्यीकरण करने का प्रयास करते हैं, सार्वभौमिक रूप से सत्य साबित करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, परिवर्तित उपलक्षण का दोष हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें कि एक व्यक्ति के जो है, एक बच्चे के जो है खांसी जुकाम हुई और डॉक्टर जो है उसको ब्रांडी लेने के लिए कहता है कि भाई इसको ब्रांडी का सेवन कराओ। अब ब्रांडी का सेवन उस परिस्थिति में जो है सत्य है, क्योंकि उसके जुकाम है, खांसी है बालक के, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी और हम जो है उसको बिना विचारे हम जो है बिना सोचे समझे उसका सार्वभौमिकीकरण का प्रयास करेंगे कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को ब्रांडी का सेवन करना चाहिए। एक संदर्भ विशेष में तो वो कथन सत्य था कि बालक के जो है खांसी जुकाम है इसलिए उसको ब्रांडी देनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बिना विचार के, बिना सोचे समझे जो है एक सार्वभौमिकीकरण, एक सामान्यीकरण का निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रांडी का सेवन करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे तो उपलक्षण का, परिवर्तित उपलक्षण का दोष हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए
कि दूसरा उदाहरण आप लोग देखिए कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और बूढ़ा व्यक्ति जो है बुढ़ापे के कारण जो है चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको जो है निद्रा नहीं आती। अब जब निद्रा नहीं आती तो बहुत सारी बीमारियों का सामना भी उसे करना पड़ता है, उसमें चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, उसको जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि उनको जो है दवा दिलाते हैं कि भाई इनको किसी प्रकार से नींद आ जाए। तो डॉक्टर के पास हम जाएंगे कि ये बुढ़ापे के कारण इनको नींद नहीं आ रही, इनको नींद नहीं आने के कारण इनमें चिड़चिड़ापन है, इनको जो है परेशानी होती है, ये बीमार हो जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उनको जो है नींद की गोली दे देगा। अब नींद की गोली जो दी गई है वो किसके लिए दी गई है, ताकि उस व्यक्ति को नींद आ जाए। किसके कारण, कि उसकी परिस्थिति बुढ़ापे के कारण नींद नहीं आ रही, इसलिए यदि उसको नींद आ जाती है तो उसको आराम मिलेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसके लिए डॉक्टर गोली देगा। अब देखिए कि हम उसका सार्वभौमिक बिना विचार करें जो है सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को नींद लेने के लिए जो है नींद की गोली का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर उस व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप तो वो कथन सत्य था कि उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी, बुढ़ापे के कारण जो है परेशानी हो रही थी, चिड़चिड़ापन हो रहा था, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, इसलिए उसको नींद की गोली दी गई। लेकिन हमने जो है क्या कर दिया, सार्वभौमिकीकरण करने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या लेनी चाहिए, नींद की गोली लेनी चाहिए, और जितनी हम अधिक नींद लेना चाहते हैं उतनी अधिक गोलियां लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम ज़्यादा गोली ले तो सदैव के लिए नींद आ जाए। इसलिए यदि हम इस प्रकार की जो है किसी जो है सार्वभौमिकीकरण का करने का, सामान्यीकरण करने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तित उपलक्षण का दोष हो जाएगा। तीन प्रकार के प्रारंभिक जो दोष है, संज्ञामूलक उपलक्षण और परिवर्तित उपलक्षण, इनके संदर्भ में हमने चर्चा की। उससे पहले जो है अन्य तरह दोषों की चर्चा हम करें। अब नेक्स्ट जो है मिथ्याकरण का दोष है, जो फॉल्स क्लोज का दोष माना जाता है। मिथ्याकरण का दोष जो है, जो फॉल्स क्लोज है, जब किसी घटना का कारण जो है कार्य जो है कारण के रूप में या उसके कारण के रूप में कोई घटना घटित हो रही है, वो उसके कारण से कोई संबंध नहीं रखती, परंतु उसको घटना का कारण मान लिया जाता है। कोई घटना घटित हो गई और वो घटना का कोई कारण जो है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि वो घटना जो घटित हुई है उस समय वो उपस्थित है, इसलिए उसको घटना का कारण मान लिया जाए। या हम यूँ कहते सीधा सी कि एक घटना होने के बाद में दूसरा घटना घट गई, तो पहली घटना को क्या मान लिया गया, दूसरी घटना का कारण मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के घर जाता है, सपोज लीजिए कि ए व्यक्ति है वो ब व्यक्ति के घर जाता है, और जैसे कि ए व्यक्ति जो है ब व्यक्ति के घर जाता है तो उसके कांच के मर्तबान टूट जाते हैं। कांच के जो बर्तन है वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब देखिए इस व्यक्ति का घर पर प्रवेश करना हुआ और इस व्यक्ति के बर्तन टूट गए, तो बर्तन टूटने का कारण और इस व्यक्ति के पहुंचने में कोई संबंध नहीं है, लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ और उसके कारण ये घटना घटित हो गई। तो पहली घटना ये घटित हुई, दूसरी घटना उसके बाद में हुई, तो दूसरी घटना का कारण क्या मान लिया गया, पहली घटना वो मान लिया गया। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के कारण ये घटना नहीं हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति जैसे ही पहुंचता है वो दूसरी घटना घट जाती है, परंतु हम जो है पहली घटना के बाद में दूसरी घटना घट रही है, तो इनमें कोई कॉजलिटी रिलेशन तो नहीं है, कार्य कारण संबंध तो नहीं है, लेकिन हम जो है पहली घटना को दूसरी घटना का कारण मान लें कि भाई पहले ये हुई उसके बाद में दूसरी हुई इसलिए घटना हुई। तो एक मित्र जो है दूसरे मित्र के घर गया और ये घटना हो गई। उसी प्रकार से हम देखें कि एक मित्र जो है दूसरे मित्र के घर जाता है और संयोगवश जो है वह जाते हैं, क्या होता है कि आपस में झगड़ा हो जाता है। उस मित्र के घर पे क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो झगड़े का कारण किसको मान लिया गया कि ये यदि नहीं आता तो हमारे घर में झगड़ा नहीं होता। झगड़े का संबंध इस व्यक्ति से नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका पूछना हुआ वहाँ उनका झगड़ा हो गया, तो झगड़े का कारण पहली घटना को मान लिया गया है। यदि ऐसा होता है जो चूंकि घटना का कारण से कोई संबंध नहीं है, परंतु केवल पहली जो है घटना जो है पहले उपस्थित हो गई, उसके बाद में दूसरी घटना उपस्थित हो रही है, इसलिए पहली घटना को जो है दूसरी घटना का कारण मान लिया
गया है। ये जो है मिथ्याकरण का दोष हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से देखिए, जब ये एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया, उसके बाद में ये जो मित्र, वह जो मित्र है कहीं कोई जो है कंपनी में काम करने के लिए, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है। क्योंकि मित्र आया हुआ है तो मित्र को भी साथ लेकर जाता है, और जब इसको साथ लेकर जाता है तो उसको सफलता नहीं मिलती। सफलता नहीं मिलने का कारण किसको मान लिया गया? ए को मान लिया गया कि जब ये मेरे साथ गया तो मुझे सफलता नहीं मिली। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम जो है पीले कपड़े पहन कर गए, पहले घटना हुई, और पीले कपड़े पहन कर जाने के बाद में क्या हुआ? हमें सफलता नहीं मिली। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हमने चूंकि पहली घटना पहले हो रही है, दूसरी घटना बाद में हो रही है, तो उसको ही हमने क्या मान लिया? घटना का कारण मान लिया। तो यहाँ पर जो घटना असफलता का कारण जो है, पहले व्यक्ति का असफलता से कोई संबंध नहीं है, असफलता का कारण तो उसकी कमी है। लेकिन हम जो है पहली घटना पहले हो गई, दूसरी घटना उसके बाद में हो रही है, इसलिए घटना का कारण मान लिया। ये क्या है? एक फॉल्स कोच के रूप में, मिथ्याकरण का, जैसे अंधविश्वास देखने को हमें मिलता है कि हम जो है घर से निकले और घर से जैसे ही निकले तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अब बिल्ली ने रास्ता काट लिया और जिस कार्य के लिए हम जा रहे थे उसमें हमें सफलता नहीं मिली, तो चूंकि पहली घटना कौन सी हो गई? बिल्ली का रास्ता काटना हो गया। इसीलिए जो हम बिल्ली के रास्ता काटने को घटना का कारण, जो अंधविश्वास का रूप है, उसको ही हमने घटना का कारण मान लिया। तो वास्तव में उस घटना से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो चूंकि पहले घटित हो गया है उसको ही कारण मान लिया जाता है। यदि इस प्रकार से घटना का कारण मान लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है मिथ्याकरण का तर्क दोष होता है। तो सामान्य रूप से हमने देखा कि कोई भी घटना घटित होती है तो घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती है। परंतु घटना के कारण का मालूम न करके केवल हम जो है इसलिए उस घटना का कारण मान ले कि चूंकि यह घटना जो है उस घटना से पहले घटित हुई, तो पहली जो घटना है वो दूसरी घटना का कारण होगा। पॉजिटिव रिलेशन में उनका कोई संबंध नहीं है, परंतु हम जो है केवल इसलिए ही जो उसका कारण मान लेते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो मिथ्याकरण जो है, मिथ्याकरण का फॉल्स कोच का दोष उत्पन्न होता है। तो आज जो हमने 4 जो है दोषों की चर्चा हमने की है। श्रद्धापूर्वक है, उपलक्षण है, परिवर्तित उपलक्षण है और मिथ्याकरण का तर्क दोष देखने को मिलता है। ये 4 दोषों की बात की गई। अगले जो वीडियो में नेक्स्ट जो दोष है जिसमें चक्रक दोष है, छल प्रसन्न का दोष है, असंगत निष्कर्ष का दोष है, उनकी हम चर्चा करेंगे। आप लोग जो कंटिन्यूअस वीडियो को देखें ताकि जो फैलेसीज है, जो प्रासंगिक तर्क दोषों की जो लंबी हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको सही ढंग से कंटिन्यूअस देखोगे तो आपके आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद।